नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपकी जो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होती है, इसी एक्सेलरेशन को आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या कह रहा हूं मैं? जो आपकी एक्सेलरेशन आपने कहा सेंटर की तरफ रहती है, उसी एक्सेलरेशन को आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। लिख लिया? व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग when a particle is moving in a circle with a constant speed, then its acceleration is always directed towards center of the circle, always directed towards center of the circle, and it is called centripetal acceleration. अब उस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम डिराइव करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड बेसिकली। आप मान लें आपका पार्टिकल यहां था, तो वेलोसिटी किस साइड रहेगी? वेलोसिटी विल बी, ये हल्का सा टेंजेंट नहीं बना, आपको टेंजेंट ड्रॉ करना होता है, ये शायद टेंजेंट है। लेट्स से इसको मैंने मान लिया वी आई, इनिशियल वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0, पार्टिकल टी इक्वल टू 0 पे यहां पे था। कुछ टाइम बाद वो पार्टिकल यहां पहुंच गया, उसकी वेलोसिटी हो गई वी एफ। आफ्टर सम टाइम टी इक्वल टू डेल्टा टी। इस दौरान जो उसने यहां से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया वो मान लेते हैं डेल्टा थीटा है, ठीक है। अब आप बहुत बारीकी से देखना, आप ये बताएं जब ये मूव कर रहा होगा तो ये वी आई है, वी एफ है, क्या वी आई और वी एफ का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा? इफ इट इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या वी आई और वी एफ का मैग्नीट्यूड सेम है? सेम है, कि कांस्टेंट स्पीड हमने डिफाइन किया था। अब आप ध्यान से देखें, यहां पे आपकी वेलोसिटी ऐसे थी, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे हमेशा टेंजेंट रहेगी, उसका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन बदल रही है। क्या मैं यहाँ पे एक वेलोसिटी का डायग्राम बना रहा हूँ, लेट्स से स्टार्टिंग में आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन थी, ये देखें आप, इसको मैंने यहाँ बनाया है बस। कुछ टाइम बाद, डेल्टा टी टाइम बाद आपकी वेलोसिटी ऐसे हो गई, ऐसे हो गई। अगर मैं और आगे बनाता तो वो ये वाला वेक्टर मान लो यहाँ होता, वेलोसिटी यहाँ की बात कर रहा होता मैं, तो ये वेक्टर आप यहाँ ड्रॉ करते। अगर मैं यहाँ होता तो आप ये वेक्टर यहाँ ऐसे ड्रॉ करते। इसका मतलब अगर मैं वेलोसिटी के वेक्टर पर कंसंट्रेट करूं तो दिस वेलोसिटी वेक्टर इज रोटेटिंग इन अ सर्कल, है ना। क्या मैं मान सकता हूं कि जो वेलोसिटी वेक्टर है वो भी एक सर्कल में मूव कर रहा है, और उस सर्कल का मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो इट विल बी प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। आराम से देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया है, यहाँ पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी वेक्टर है उसको मैंने एक अलग अलग डायग्राम में शो किया है। पहले ऐसे था तो उसकी जगह ये बना दिया, कुछ देर बाद ऐसे हो गया तो उसकी जगह ये बना दिया, कुछ देर बाद यहाँ होता तो मैं यहाँ बनाता। ऐसे करके मुझे दिख रहा है कि ये वेलोसिटी वेक्टर भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये भी है। ठीक है यहाँ तक? अब देखें, अगर मैं लिखना चाहूँ, वैसे तो ये वी आई है,
और ये वी एफ है। मैं अगर चेंज इन वेलोसिटी की बात करूं तो बताएं चेंज इन वेलोसिटी का वेक्टर किस साइड बनेगा? वी एफ माइनस वी आई, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर डेल्टा वी विल बी इन दिस डायरेक्शन। क्या इसी बात को आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से बता सकते हैं? बताएं, क्या बताना है? डेल्टा वी बताना है इन टर्म्स ऑफ वी एफ एंड वी आई। ये देखें, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आपने क्या कहा था? एक वेक्टर लिया, उसके हेड पे दूसरे की टेल रखनी है, ठीक है, और उन दोनों का एडिशन तीसरा वेक्टर देगा। तो यहां पे अगर आप उसके फॉर्म में लिखें तो वी एफ, ये वाला वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस डेल्टा वी, एंड डेल्टा वी इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई। तो जब भी आप चेंज की बात करेंगे तो आप फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी करेंगे। कल भी हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला था तो आर एफ माइनस आर आई किया था। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी की बात करेंगे तो आप वी एफ माइनस वी आई करेंगे और वो उसकी डायरेक्शन ये आएगी, ये डेल्टा वी है। और इस दौरान आप देखें जितना वेक्टर इसने यहां से यहां तक रोटेट किया है, ये तो आपका पोजीशन वेक्टर था, पोजीशन वेक्टर यहां से यहां रोटेट डेल्टा थीटा कर गया। तो आप बताएं क्या वी वेक्टर भी डेल्टा थीटा रोटेट करेगा? ये आपका आर वेक्टर था, ये आपका वी वेक्टर है, दोनों हमेशा परपेंडिकुलर हैं। अगर आपका आर वेक्टर डेल्टा थीटा रोटेट हुआ है तो क्या वी वेक्टर भी डेल्टा थीटा रोटेट होगा? पक्का? तो आपका वी वेक्टर भी जहां था उससे डेल्टा थीटा रोटेट हो चुका होगा। ये एंगल आपका डेल्टा थीटा ही रहेगा। कोई शंका नहीं इस बात में? ठीक है। अब यहां पे यदि मैं टाइम को बहुत छोटा कर दूं, कल भी मैंने डिस्कस किया था, हमने आर आई और आर एफ को बहुत क्लोज ले लिया था। जब क्लोज ले लिया था तो जो डेल्टा आर था इट बिकम्स लेंथ ऑफ आर्क, है ना? यहां भी इफ डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, इफ डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, तब आपका डेल्टा थीटा भी विल बी वेरी स्मॉल, और उस केस में डेल्टा वी, जो ये डेल्टा वी है, इट कैन बी कंसिडर्ड इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क डेल्टा वी कैन बी कंसिडर्ड और लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आपको पता है, एल इक्वल टू आर थीटा। यहां पे जो आर है वो वी के प्रोपोर्शनल होगा, डेल्टा वी इक्वल टू आर, और एंगल कितना है? डेल्टा थीटा। तो डेल्टा वी इक्वल टू आर डेल्टा थीटा। आप डिवाइड करते हैं डेल्टा टी से, दोनों साइड डिवाइडिंग बाय डेल्टा टी, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, आर डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। ये आपका हो गया डेल्टा वी बाय डेल्टा टी क्या होगा? एक मिनट, हमने यहाँ पे आर गलत लिखा है, रेडियस की जगह आपका आएगा वी, क्योंकि जो रेडियस है यहाँ पे वो वी के प्रोपोर्शनल है। जो आपका रेडियस था यहाँ पे वो वी के प्रोपोर्शनल है। तो डेल्टा वी इक्वल टू वी डेल्टा थीटा आपका आ गया। डेल्टा टी से डिवाइड किया तो ये आपका आ गया डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। क्या होता है? एक्सेलरेशन, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज एक्सेलरेशन। तो आपका ये एक्सेलरेशन आ गया, यहाँ लिख रहा हूं मैं, एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी वी, और वो आ गया ओमेगा। अब आप अगर ओमेगा को वी के टर्म्स में लिखना चाहें तो वी इक्वल टू आर ओमेगा हमने कल डिराइव कर लिया था। यहां से ओमेगा को आप वी बाय आर लिख सकते हैं,
ये हमने कल निकाला था वो मैं यूज कर रहा हूं, और वापस ओमेगा की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाय, ये आपकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन। सर्कुलर मोशन अभी तक का जो आपको पढ़ाया गया है उसमें सब थोड़ा सा सबसे अभी तक का डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है, अगर आप रेगुलरली रिवाइज करेंगे तो आसान हो जाएगा। हाँ जी, डन। यहाँ पे इस फॉर्मूले को आप एक फॉर्म में और बना सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू रिप्लेस करी है, अगर आप v की वैल्यू रिप्लेस करें तो दिस फॉर्मूला विल बिकम a इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। बहुत ज्यादातर ये फॉर्मूला यूज होता है, पर हाँ कभी कभी ये भी यूज हो सकता है, आर ओमेगा स्क्वायर, दोनों पता होने चाहिए आपको। ये a क्या है आपका, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, r इज रेडियस ऑफ सर्कल।
एक बार रिपीट कर रहा हूं वही अपना सीक्वेंस। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन नॉन जीरो, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स, और मैग्नीट्यूड नहीं नहीं, मैग्नीट्यूड आपका वेलोसिटी का तो है, मैं कह रहा हूं कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड अभी निकाला ना हमने, अभी निकाला, यही तो आपका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड था, v स्क्वायर बाई आर या फिर आर ओमेगा स्क्वायर, ये आपके मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अब आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में एक बात देखना, फॉर एग्जाम्पल हमने लिफ्ट वाला केस किया मान लो, उसमें हम क्या करते हैं, पहले जो उसके ऊपर लग रहे फोर्स हैं mg और नॉर्मल उसको दिखाते हैं, फिर नेट फोर्स लिखते हैं, उस नेट फोर्स से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, और वो आप नेट फोर्स बराबर करते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, है ना। ये बात मैं बहुत जोर देके बोल रहा हूं, बार बार बोलता हूं, क्या जो आपका फोर्स है, जो नेट फोर्स लगा वो कोज है, वो कारण है, और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई वो इफेक्ट है। फोर्स क्या है, कोज है, कारण है, एक्सेलरेशन इफेक्ट है आपका। सिमिलरली आप यहां देखेंगे सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन में जो आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिल रही है वो तो इफेक्ट है, कोज क्या है, कोई एक्चुअल में लगने वाली फोर्स। जैसे आपने एक धागे से पत्थर को बांध के घुमाया, सर्कुलर मोशन में मूव किया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी है, बट वो एक्सेलरेशन कब है, जब धागे को टाइट पकड़ रखा है, छोड़ दूंगा तो वो v वैसे नहीं घूमेगा। इसका मतलब जो आपकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन थी वो किसी फोर्स के कारण थी, है ना। जैसे यहां पे आप नेट फोर्स बराबर करते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसे ही सर्कुलर मोशन में भी आप नेट रियल एग्जिस्टिंग फोर्स इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन करेंगे। एग्जांपल करते हैं, जैसे कल हमने किया, एक रस्सी से पत्थर को बांध के आप ऐसे घुमाओगे सेंटर के राउंड, तो इस पत्थर के ऊपर नेट फोर्स टी लग रही है, ये फोर्स हुई नेट। जैसे यहां पे आप लिखते हैं नेट फोर्स, ये नेट फोर्स आपकी टी है, यहां पे टी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। एक्सेलरेशन यहां पे कितनी है, v स्क्वायर बाय आर, ये आपकी ए थी, ये एम ए है बेसिकली, ठीक है। सिमिलरली अगर आप बात करें सन की, ये आपका सन है, सन के सराउंडिंग में अर्थ चक्कर काट रही है, सन का मास m मान लें, इसका मास स्मॉल m मान लें, तो वहां पे तो रस्सी का नेट फोर्स टेंशन लग रहा था, यहां पे कितना फोर्स लग रहा है, हाँ जी, हाँ, ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है क्या, क्लास 10th में आता है क्या, 9th में आता है शायद, हाँ, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर आता है ना, 9th में आता है, 9th आई थी आपके जीवन के रास्ते में, आई थी, तो ये भी आया होगा। जो नेट फोर्स लगेगी यहाँ पे वो आएगी जी एम एम बाई आर स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है, जब भी दो कोई मास होते हैं, कोई भी दो मासेस आपस में अट्रैक्ट करते हैं, तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो यहाँ फोर्स लग रही है, सेंटर की तरफ फोर्स लग रही है, तो ये जो फोर्स बनी ये नेट फोर्स है, एंड इट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। इस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। आप लिख लें, हेडिंग डालें सेंट्रीपिटल फोर्स, बाद में दोनों एग्जांपल लिख लेना। फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, force responsible for uniform circular motion is called centripetal force, is called centripetal force। जो फोर्स आपके सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। जब भी आपका ऐसा सवाल आए सर्कुलर मोशन का, तो आप ऐसे ही करेंगे क्या, इन दोनों, आप ये दोनों एग्जांपल लिखना, एग्जांपल 1 एग्जांपल 2,
और ये आपकी रियल एग्जिस्टिंग फोर्स है। रियल एग्जिस्टिंग फोर्स इज ऑल्सो ऑलवेज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। इन दोनों को आप कंक्लूड करके लिखेंगे क्या? रियल एग्जिस्टिंग, जो आपकी फोर्स रियल में एग्जिस्ट कर रही है, जैसे यहां पे टेंशन है, यहां पे ग्रेविटेशन है, रियल एग्जिस्टिंग फोर्स इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल ये आपकी रियल एग्जिस्टिंग फोर्स थी, है ना। इसको आप सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोल सकते हैं और इसको भी आप सेंट्रीपिटल फोर्स बोल सकते हैं। ये बल्कि इफेक्ट है, ऐसे ऐसे बोलना गलत है। यही बोले आप कि रियल एग्जिस्टिंग फोर्स है, इसके कारण से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, वो m इंटू ए, और ए यहाँ पे वी स्क्वायर बाय आर है। डन। हाँ जी, आगे बढ़े। आप एक इसका प्रैक्टिकल वो बताएं मुझे। जब आप किसी मोड़ पे मुड़ते हैं, आप स्कूटी लेके जा रहे हैं और मोड़ पे आपने टर्न किया, तो टर्न किया उस टाइम आपका मोशन क्या एक सर्कल का पार्ट बन रहा होगा? अगर जब भी सर्कुलर मोशन होगा तो उस सर्कल के सेंटर की तरफ एक फोर्स लगना पड़ेगा, हाँ कि ना? मेरा कहने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी स्कूटी को ऐसे घुमाया, ये ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया, तो एट दिस मोमेंट आई एम अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। मैं एक सर्कल में मूव कर रहा हूं, बेसिकली उसको एक्सटेंड करूंगा तो बड़ा सर्कल बन जाएगा। जब भी कोई चीज सर्कल में मूव करेगी तो कोई फोर्स रिक्वायर्ड होगी जो कि सेंटर की तरफ लग रही होगी। तो आप बताएं यहां पर कौन सी फोर्स है जो उसको सेंटर की तरफ घुमाएगी? रियल एग्जिस्टिंग फोर्स कौन सी है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ जनरल नेम। जैसे यहाँ पे टेंशन थी, वो वहां पे ग्रेविटेशन थी, यहाँ पे कौन सी रियल एग्जिस्टिंग फोर्स है तो उसको टर्न करा रही है? हाँ जी, एयर। एयर नहीं है, आप सही बोल रहे हैं। फ्रिक्शन। अगर वो मान लो कि ऐसे बिल्कुल स्मूथ सरफेस है तो स्कूटी मोड़ पाओगे? है ना, खचाक करके ऐसे साइड में जाके गिरोगे। तो रफनेस जो है आपकी, एक्सपीरियंस है ना 2 बार का, 48 आवर्स में रिकॉर्ड ब्रेक करने का अभी इरादा है? आप करेंगे इसका 3 बार? यस। हाँ, अब 4 का देखते हैं कौन कर पाता है। तो टर्न लेंगे तो उस दौरान फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा टर्न है आपका स्कूटी का, आपकी गाड़ी का ऐसा टर्न है, तो उस समय फ्रिक्शन आपका ऐसे लग रहा होगा, एक्टिंग टुवर्ड्स, डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए कॉमन सेंटर, है ना, आपका कॉमन सेंटर की तरफ वो लग रहा होगा। जब भी सर्कुलर मोशन बन जाए, जहां भी सर्कल बने, तो आपको ये ढूंढना है कि कौन सी फोर्स है जो सेंटर की तरफ एक्ट कर रही है। इसको भी आप लिख लो बेशक, है ना, हेडिंग मतलब हेडिंग के एग्जांपल के उस पर लिख लो। व्हेन वी टेक अ टर्न ऑन स्कूटी, फ्रिक्शन फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये स्ट्रेट नहीं आएंगे ए लड़की, ये ऐसे हैं, सेंटर की तरफ एक्ट कर रहे हैं। When we take a turn on scooty, friction force is acting towards the center of the circle, center of the circle.
हाँ जी डन। अगला टॉपिक इससे मुश्किल है ना, तो लंबी सांस ले लें। ये बताएं, रोड जो होता है, हाईवेज आपने देखा होगा, जहां पे मोड़ होता है, मोड़, मोड़ पे बैंक होता है, मतलब बैंक इन द सेंस ऐसे फ्लैट नहीं होता, ऐसे होता है। देखा है? नहीं देखा राशि? ध्यान नहीं दिया? किस किस ने ध्यान दिया है? जहां पे मोड़ होता है वहां पे एक तरह से रोड उठा हुआ होता है हल्का सा। आपने दिया है और किसी ने नहीं दिया? अरे बावड़ो, सभी ने दिया है। सभी की कैसे गारंटी ले रहा? आप तो अपनी ले। सभी तो, हाँ हाँ ठीक है, आपने देखा है। आपका रोड बैंक होता है, बैंक मतलब अच्छा एक तरह से उठा हुआ होता है। अब देखना आप जाके आप सब लोग खूब गाड़ियों में घूमे, मेरे को पता है, हाईवेज पे गए हैं। हाईवे पे जहां भी टर्न होगा वहां पे एक तरफ से रोड उठा हुआ होता है हल्का सा, ऐसा नहीं कि ऐसे उठ जाएगा, बहुत हल्का सा उठा हुआ होता है। वो क्यों होता है, किसी को कारण पता है? स्पीड कम करने के लिए? बताएं। ताकि बारिश का पानी इकट्ठा ना हो, ऐसा इनका जवाब है। नहीं नहीं, इसका बाल मन ने जवाब सही दिया है। और किसी के पास और बेहतर जवाब हो तो? दो केस करते हैं, एक में मान लो रोड बैंक नहीं है, फ्लैट रोड है और मुड़ गया है, और एक केस में हल्का सा बैंक रोड है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताएं, जो स्कूटी चलाते हैं, जिनको 48 घंटों का अनुभव है, वो बताएं कि किस केस में आप ज्यादा स्पीड से स्कूटी मोड़ पाएंगे, फ्लैट में या उठे हुए में? ये सब कुछ चमक रहा है, ये छोड़ दो, मैं बोल रहा हूँ बस कि बस एक आंसर दे दो मुझे कि अगर फ्लैट रोड है, फ्लैट रोड पे मुड़े हो एक तो, और एक ऐसे वाले रोड पे मुड़े हो, तो किस रोड पे ज्यादा स्पीड से मुड़ सकते हो? रवीश जी, हाईवे में चलाई? गाड़ी तो चली होगी यार, फील तो आती होगी, ऐसे नहीं आती? यही समस्या है हमारी। एच सी वर्मा सर हैं, फिजिक्स के बहुत बड़े टीचर हैं, मतलब बहुत फेमस, सुना है नाम सबने? एच सी वर्मा सर की बुक भी आती है दो, आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर हैं। वो कहते हैं कि सबसे आसान सब्जेक्ट फिजिक्स है। सुनो बात बात तो सुनो मेरी। वो कहते हैं क्यों? क्योंकि इसको समझाने के लिए पूरी प्रकृति मेरे साथ खड़ी है। हर एग्जाम्पल में, चाहे रस्सी पत्थर वाला हो, चाहे रोड वाला हो, वो सब आपने अनुभव किया हुआ होता है ना? बायोलॉजी में आप आंत के अंदर क्या हो रहा है, पेट के अंदर क्या हो रहा है, हार्ट के अंदर क्या हो रहा है, वो सब आप बड़े आसानी से पढ़ लेते हैं, मान भी लेते हैं, जो हमें दिखता भी नहीं। केमिस्ट्री में वो मतलब एटम की अभी तो रिएक्शंस आपके आई नहीं होंगी, 11th में बहुत ज़्यादा, तो बहुत खतरनाक रिएक्शंस आएंगी, वो सारी हम मान लेते हैं, और जबकि कुछ दिखता भी नहीं है, एटम दिखता भी नहीं है, ना इलेक्ट्रॉन दिखता है, यहाँ सब दिखता है, फील होता है, फिर भी कठिन है। कठिन है भाई। सबसे कठिन किसको फिजिक्स लगता है? आपको? मैं 3 सब्जेक्ट्स में से सबसे कठिन फिजिक्स लगता है किस किसको? आपको लगता है? आपको भी? आपको नहीं लगता? लगता है। देखो जिसका नॉन मेडिकल वाला इंटरेस्ट है, आईआईटी वाला इंटरेस्ट है, उसको फिजिक्स बहुत आसान लगती है हमेशा। ये एक चेक है, मतलब अपने आप, आपके अगर छोटे भाई बहन भी कभी आगे वो लें, तो एक ये चेक है, जिसको फिजिक्स अच्छी लगती होगी ना, इसका मतलब उसका एप्टीट्यूड इज फॉर आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम। आईआईटी एंट्रेंस की तैयारी करने वाले सब लोगों को जिसका एग्जाम क्रैक होता है, सबको फिजिक्स अच्छी लगती है। उसके बाद उनका नंबर आता है मैथ्स का, फिर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री सबसे खराब लगती है उनको, केमिस्ट्री याद करना पड़ता है ना? तो याद करने से मतलब मेडिकल वाले बच्चे याद करने वाले काम में थोड़े से माहिर होते हैं। तो आपने जो भी अब तो चूज, देखो ऐसा होता है, आप कहेंगे सर निर्णय तो गलत नहीं ले लिया। जीवन में ऐसा होता है, या तो सही निर्णय लो, या फिर लिए हुए निर्णय को सही बनाओ, ठीक है ना? और निर्णय बदल बदल भी सकते हैं, कई लोग बदल लेते हैं, टाइम रहते बदल लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड हमें पढ़ना है। बैंकिंग ऑफ रोड का सीधा सा मतलब है, जहां पे मोड़ आया है वहां पे बैंक, रोड बैंक का मतलब ऐसे थोड़ा सा उठा हुआ है,
और इसका एक ही कारण है, ताकि आपकी गाड़ी स्पीड से जा पाए। अब वो स्पीड बढ़ने क्यों बढ़ती है वो देखते हैं हम। जब आपका रोड फ्लैट था, जब आपका रोड फ्लैट था, आप बताएं सेंटर की तरफ लगने वाला कौन सा फोर्स था आपके पास अवेलेबल? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स था जो आपको सेंटर की तरफ लग रहा था, ठीक बात है। जब आपका रोड बैंक रहेगा, बहुत ध्यान से देखना, पहले रोड ऐसे था तो आप ऐसे मुड़ के गए तो फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लगा, ओनली फ्रिक्शन फोर्स वाज अवेलेबल। जब रोड ऐसे हो जाएगा और आप स्पीड से गाड़ी यहां से ले जाएंगे तो आपका नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन अभी भी लग रहा था, देखो आप जब ऐसे ऐसे मूव कर रहा था ना, तब भी नॉर्मल तो लग ही रहा था ऐसे परपेंडिकुलर, बट इट वाज नॉट एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल, है ना, उसके परपेंडिकुलर था। जब आपका रोड ऐसा रहेगा तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, तो उस नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट क्या सेंटर की तरफ रहेगा और एक कंपोनेंट ऐसे वर्टिकल रहेगा, ठीक है। तो आपका जो ये वाला कंपोनेंट है सेंटर की तरफ, ये एक एडिशनल कंपोनेंट ऑफ फोर्स आ गया विच इज एक्टिंग टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल। तो यहां पे बैंक रोड में क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स तो होगा ही होगा, प्लस वन कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल फोर्स इज ऑल्सो एक्टिंग टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल। उससे क्या होगा? अब आप देखें, आपने कहा कि जो रियल एग्जिस्टिंग फोर्स है, फॉर एग्जाम्पल टेंशन था, उस केस में टेंशन था mv² बाई आर, आपने कहा मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, रेडियस इज कांस्टेंट। अगर मैं फोर्स बढ़ा दूं तो क्या v बढ़ जाएगी? अगर धागे को मैं मतलब तेज घुमाऊंगा, इसका धागे में खिंचाव ज्यादा आ गया है ना, तो अगर फोर्स बढ़ेगी तो आपकी v अपने आप बढ़ जाएगी। यहां पर सेंटर की तरफ लगने वाला जो कंपोनेंट है उसमें एक एडिशनल कंपोनेंट आ गया नॉर्मल रिएक्शन का, इसलिए यहां पे क्या हो गया? आपका फोर्स बढ़ गया है। अगर फोर्स बढ़ गया है तो क्या होगा? वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो आप ज्यादा स्पीड से चक्कर काट पाएंगे। इतना बेसिक आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? किसी को पूछना पूछ सकते हैं, आगे बढ़े। ठीक, लिख लें आप, ये लिख लें बेसिक थ्योरीज की, फिर आप साथ में लिखेंगे कि ज्यादा फोर्स होगा तो ज्यादा वेलोसिटी से आप मूव कर पाओगे। इफ मोर फोर्स इज देयर टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल, अगर सर्कल के सेंटर की तरफ ज्यादा फोर्स रहेगा तो आप ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर पाएंगे। हाँ जी, लिख लिया। अब मैथमेटिक्स करेंगे इसकी, क्या कितनी वेलोसिटी मैक्सिमम हो सकती है। ये आपका बैंक रोड का मतलब यहाँ पे रोड आपका ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे, है ना, ये उसका सामने वाला क्रॉस सेक्शन कट किया हुआ है। आप इसको महसूस करें कैसे है, ये ऐसे है, इस साइड ऐसे जाएगा अंदर, फिर ऐसे मुड़ेगा। समझ पा रहे हैं? ठीक है। अगर ऐसे मुड़ेगा तो ये जो गाड़ी है, क्या गाड़ी का जो सर्कल होगा
वैसे होगा, है ना। जैसे आपने वो देखा होगा, मौत का कुआं होता है एक, देखा है क्या? वहां पे जो बाइक है वो ऐसे ऐसे चलती है, तो यहाँ पे ये जो गाड़ी है ऐसे चलेगी, इसका ये रेडियस है, ये एंगल थीटा है आपका, इसका मास m है। आप ये बताएं, जब गाड़ी को बहुत ज्यादा स्पीड से अगर चलाएंगे, मोड़ के ऊपर अगर स्पीड की लिमिट को एक्सीड करके चलाएंगे और इतनी स्पीड होगी गाड़ी पलट गई, तो गाड़ी किस साइड पलटेगी? देखो आप उसको बाहर की साइड, जैसे अगर मैं ऐसे मुड़ा हूं और बहुत स्पीड से मुड़ गया तो गाड़ी इस साइड जाएगी, खड्डे में। सबको फील आ रही है? वैसे भी अगर आप जब गाड़ी इस साइड मोड़ते हो तो आप उस साइड जाकर लगते हो। आप देखना, गाड़ी अगर ऐसे मुड़ेगी तो आपका झोंक इस साइड हो जाता है, होता है कि नहीं होता? तो वो इसीलिए है कि एप्रोप्रिएट फोर्स नहीं आपको मोड़ने के लिए, ठीक है। कुल मिलाकर मैं इतना ही कन्वे करना चाह रहा हूं कि अगर स्पीड ज्यादा होगी तो क्या होगा, ये बाहर की तरफ पलटेगी, गाड़ी बाहर की तरफ पलटेगी। अगर बाहर की तरफ पलटेगी तो फ्रिक्शन किस साइड लग रहा होगा? अंदर की तरफ, क्योंकि फ्रिक्शन रोकेगा पलटने से। तो फ्रिक्शन फोर्स यहां पे ऐसे लग रहा होगा। एक्चुअली वी आर कैलकुलेटिंग वी मैक्सिमम, आप कितनी मैक्सिमम स्पीड से चल सकते हैं विदाउट पलटे, बिना पलटे आप मैक्सिमम स्पीड कितनी गेन कर सकते हैं। तो आपने कहा फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, ठीक बात है। और कौन से फोर्स लगेंगे? मैं एफबीडी बनाना चाह रहा हूं, नॉर्मल किस साइड? ऐसे नहीं, नॉर्मल ऐसे क्या? ऐसे ऐसे लगेगा, ये आपका नॉर्मल। और कोई फोर्स? इसके अलावा नहीं, आपके तीन ही फोर्स लगेंगे। सबसे पहले इंक्लाइंड प्लेन का सवाल जब भी आई, इंक्लाइंड प्लेन ही एक तरीके से, तो आप चार लाइंस ड्रॉ करते हैं। ये आपका एंगल है, ये mg है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये आपका फ्रिक्शन फोर्स। यहां पे मैं कंपोनेंट कर रहा हूं एन के और एफ के। एन का ये वाला कंपोनेंट एन कोस थीटा, ये वाला एन साइन थीटा, एफ का ये वाला एफ कोस थीटा, और ये वाला। ये कंपोनेंट्स ब्रेक करने के बाद अब आपको ये वाली फोर्स कंसीडर नहीं करने की जरूरत है ना। आपने उसको तोड़ लिया है दो टुकड़ों में, इतना क्लियर है। जब आपकी गाड़ी ऐसे मूव कर रही होगी तो उसका मोशन इस डायरेक्शन में नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट जो आपका एन कोस थीटा है और ये वाले बराबर रहेंगे, क्योंकि आपका अगर ऐसे मोशन हो रहा है, ऐसे बिल्कुल मोशन नहीं है, तो ये वाले फोर्स बराबर रहेंगे, ये वाले फोर्स बराबर है। अब बच गए ये वाला फोर्स। ये वाला फोर्स क्या काम करेगा? दिस फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये रियल एग्जिस्टिंग फोर्स आपका ये हो गया है जो कि आपको सर्कल में मूव करा रहा है। बताएं आगे ना, ठीक है। तो अब आप इक्वेशंस बनाएंगे। पहली इक्वेशन बनेगी आपकी n cos थीटा इक्वल टू mg प्लस f साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड में आपका लगेगा n साइन थीटा प्लस f cos थीटा इक्वल टू, हाँ, mv स्क्वायर बाय r। ये आपकी सेंटर की तरफ लगने वाली फोर्स थी, उसको कर दिया हमने mv स्क्वायर बाय r के बराबर, और वो वाली दोनों फोर्स बराबर थी। अब एक बात और बता दें,
अगर वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट मैक्सिमम स्पीड, तो क्या यहाँ पे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लग रही होगी क्या? क्योंकि उसके बाद स्पीड बढ़ाएंगे तो टोटल हो ही जाएगा, तो फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा होगा, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू एन, म्यू एन। तो यहाँ पे एफ की जगह आप म्यू एन कर दें। इस एक्सप्रेशन को मैं हल्का सा मैनिपुलेट कर रहा हूं, इस वाले टर्म को यहां लेके आ रहा हूं, एन कोस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा इक्वल टू एम जी, इक्वेशन नंबर थर्ड, और इस वाली को यहां लिख रहा हूं एन साइन थीटा प्लस म्यू एन कोस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय, ठीक है। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 4/3, अगर 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहां देखें ये आपका n साइन थीटा, क्या यहां पे n कॉमन आ सकता है? ऊपर भी n कॉमन आ सकता है, उस साइड आपका एम वी स्क्वायर बाय आर अपॉन एम जी, m कट जाएगा वहां पे, यहाँ पे n कट जाएगा। इसके बाद जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करना है आपको ऊपर भी और नीचे भी बाय कोस थीटा। यहां पे देखें ध्यान से, इसको मैं यहां भी पूरे को कोस थीटा से डिवाइड कर रहा हूं और नीचे भी कर रहा हूं, कर सकता हूं क्या? ऊपर नीचे दोनों से सेम से, अगर कोस थीटा से डिवाइड कर रहा हूं तो ये बन जाएगा टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा इक्वल टू आर जी। आर जी को इस साइड ले आए, वी स्क्वायर इक्वल टू टेन थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू टेन थीटा, v इक्वल टू अंडर रूट टेन थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू आर जी भी आएगा, वी स्क्वायर आर जी आपका यहां आ गया। तो साथ में आप यहां पे क्या करेंगे, इसको अंदर रखेंगे और आर जी भी रखेंगे, दिस इज वी। नोट डाउन कर लें, देख ले आराम से, ये क्या निकल गया आपका? वी मैक्स निकल गया है, मैक्सिमम स्पीड निकल गया ये वी मैक्स। आपने दो इक्वेशन बनाई है, एक फोर्स बैलेंस की है और एक सेंट्रीपिटल फोर्स की है। कल आते ही आपको क्लास में डेरिवेशन करके दिखाना है, ये भी वी स्क्वायर बाय आर वाला भी, वी इक्वल टू आर ओमेगा वाला भी।
टाइम कितना हो गया बताना? 55। कल इसी को आगे बढ़ाएंगे और इसमें हमें एक केस और करना है कि मिनिमम स्पीड। जैसे आपने कहा कि मैक्सिमम स्पीड तो कुछ होगी, उसके बाद वो टोपल करेगा। आप ये बताएं, अगर ये मौत का कुआं है, ऐसा डेथ वेल है, इस केस में क्या बाइक वाले को एक मिनिमम स्पीड से चलानी पड़ेगी, अदरवाइज गिर जाएगा? हाँ कि ना? बता। नहीं, मैक्सिमम तो एक है ही, एक मैक्सिमम के उससे ज्यादा भी क्रॉस नहीं कर सकते, बाहर पलट जाएगा। मैं कह रहा हूं क्या कोई मिनिमम भी होनी चाहिए क्या? हाँ, मैं वही कह रहा हूं, इसका मतलब मिनिमम भी चाहिएगी। आज हमने निकाली है वी मैक्सिमम कि इसके बाद तो बाहर की तरफ पलट जाएगा, कल निकालेंगे वी मिनिमम कि इससे अगर कम हुई तो वो नीचे अंदर की तरफ आ जाएगा। कल करते हैं।